नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडरोम, योर अल्टीमेट गाइड फॉर स्टैटिस्टिक्स विथ फन ट्विस्ट। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट पर। तो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सिंपल वर्ड में अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी बताता है कि किसी भी इवेंट के होने की चांसेस कितनी है। चलो अब बेसिक टर्म की समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट की। एक एक्सपेरिमेंट वो प्रोसेस है जो हमें एक आउटकम या ऑब्जर्वेशन देता है। क्या बोला मैंने? एक आउटकम या एक ऑब्जर्वेशन देता है। फॉर एग्जांपल, एक कॉइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आउटकम हो सकता है हेड या टेल। अब बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि आपको पहले से श्योर नहीं होता कि आउटकम क्या होगा। जैसे डाइस को रोल करें तो आपको पता नहीं कौन सा नंबर ऊपर आएगा, कौन सा नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें सब चीज रैंडम होता है, आपका जो आउटकम होता है वो रैंडम होता है, कुछ भी आ सकता है। तो अब बात करते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस यानी पूरे पॉसिबल आउटकम का कलेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉइन्स को टॉस करते हैं तो कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें मेनली दो चीजें होती है, टेल या हेड, या टेल, आप जो भी कह सकते हैं। तो उसमें मेनली दो चीज होती है। तो ये आपका एक होता है सैंपल, या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं डाइस की, तो अगर डाइस को रोल करते हैं तो उसमें 6 आउटकम ही आते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कोई 7 डाई है, मतलब 7 नंबर वाला डाई है। सबके पास 6 नंबर वाला डाई है। ठीक है, तो उसमें आपका जो सैंपल हो जाएगा वो 1 to 6 हो जाएगा। तो वो होता है सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस में आपको प्रोबेबिलिटी को करना होता है। तो हम बात करते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है? तो इवेंट एक सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। जो अभी हमने ऊपर सैंपल स्पेस पढ़ा, उसका एक छोटा सा पीस होगा जो कि होगा सबसेट इवेंट। जैसे अगर हम डाई को रोल करते हैं, एक इवेंट हो सकता है इवन नंबर आने का। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर आपने डाई को रोल किया तो अभी हमने देखा डाई में 6 नंबर आते हैं, 1 2 6 6 नंबर आते हैं, 2 3 इसमें लिखा होता है। मतलब वो टोटल आपका सेट हो गया, जो कि हम डिफाइन कर देते हैं एस नाम से, वो होगा आपका सैंपल स्पेस। अब हम बात करते हैं इवेंट की। तो इवेंट में जैसे हमने डिफाइन किया कि हमको इवन नंबर वाले इवेंट चाहिए। इवन नंबर वाले इवेंट क्या क्या होंगे? 2 4 6। तो देख सकते हैं कि ये इसका एक सबसेट है, यानी कि उसका छोटा सा हिस्सा है। तो वो होता है हमारा इवेंट। इस सैंपल का एक छोटा पार्ट ही है। ठीक है, आप बस ऐसा समझो कि इवेंट आपका सैंपल का एक छोटा पार्ट ही होता है। तो ये हो गया आपका इवेंट के बाद। इसमें आप कुछ देखते हैं यूनियन ऑफ इवेंट, कि आप उसको कैसे इकट्ठा कर सकते हो। इसमें कुछ यूनियन ऑफ इवेंट होगा, फिर इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट होगा। तो पहले हमारा है यूनियन ऑफ इवेंट। तो यूनियन का सिंबल ये होता है, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है दोनों इवेंट के सारे आउटकम को मिला दो। क्या बोला मैंने? दोनों इवेंट जो होंगे आपके, उनके आउटकम को मिला दो। जैसे यहाँ पर ए एंड बी डिफाइन था, जो कि है ए एंड बी। ए में क्या है? टोटल इवन नंबर। डाई को रोल करें तो इवन नंबर है, वो है आपका ए। और अगर हम डाई को रोल करें उसमें ऑड नंबर है, तो वो आपका इवेंट बी। तो ये जो आपका दो इवेंट है, अगर उसमें इंटरसेक्शन लग गया, सॉरी यूनियन लग गया, तो उसमें क्या करोगे? दोनों के एलिमेंट को आप लिख दोगे, तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो ये हो जाएगा आपका टोटल। तो ये देख सकते हैं कि एक सैंपल स्पेस भी बना है। जरूरी नहीं कि यूनियन ऑफ इवेंट आपका सैंपल स्पेस बनाए, कभी कभी हो सकता है कि नहीं, तो इसको याद रखना। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट की। तो इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों इवेंट के कॉमन आउटकम। अगर इवेंट ए प्राइम नंबर, मतलब अगर किसी डाई में प्राइम नंबर हो, उसको हम डिफाइन कर देते हैं इवेंट ए से, और हम बी को डिफाइन कर लेते हैं इवेंट इवन नंबर का इवेंट। तो उसमें क्या होगा? प्राइम नंबर में आप देख सकते हो 2 3 एंड 5 होगा। 7 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 नॉर्मल डाइस में नहीं आता है, वो 22 डाइस में आता है। 22 डाई क्या होगा आगे आपको जाके सब पता चल जाएगा। तो नॉर्मल डाइस में आपको नॉर्मल 3 ही प्राइम नंबर मिलेंगे, 2 3 5, और इवन नंबर 3 ही मिलेंगे, 2 4 6। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें एक चीज कॉमन है, जो कि है 2। तो आपका जो इंटरसेक्शन वो बताता है कॉमन, इसको याद रख लो, कॉमन। तो अगर आपको दोनों इवेंट में जो भी कॉमन दिख रहा है, और अगर आपको पूछ दिया जाए ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि कॉमन पूछ दिया जाए, तो आप उसका कॉमन एलिमेंट लिख दोगे, जो कि यहाँ पर है नॉर्मल 2। ठीक है, और कुछ होता, मान लो कि यहाँ पे दोनों में 3 भी लिखा होता, तो आपका 3 भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वो होता है इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं डिसजॉइंट इवेंट। डिसजॉइंट इवेंट क्या कहता है कि आपका इंटरसेक्शन का उल्टा होता है। मतलब तो अगर आपका कोई दो इवेंट में कॉमन नहीं है तो आपका डिसजॉइंट बन जाता है। और तो यहाँ पे हम समझते हैं
एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल हम देख सकते एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि पहला हमने लिया ऑड नंबर का। ऑड नंबर में क्या आता है 1, 3 एंड 5। आपका नॉर्मल डाइस जब रोल करोगे तो 1, 3, 5 ही आपका ऑड नंबर आ सकता है। और इवन नंबर कब आएगा, जब आप रोल करोगे तो 2, 4, 6 पर आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका इंटरसेक्शन निकालो, अगर आप इसका इंटरसेक्शन निकालते हो तो कुछ नहीं आता है, नॉर्मल कुछ नहीं आता है। तो कुछ नहीं आता है, उसको हम डिनोट करते हैं 5 से। तो इसका एक और स्टेटमेंट होता है जो कि होता है ये इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। अगर आपके दो इवेंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका डिसजॉइंट इवेंट रह जाता है। यही होता है नॉर्मल डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट। अगर आपके दो इवेंट है, दो में कोई भी कॉमन नहीं है, तो आपका क्या बन जाएगा आपका डिसजॉइंट। ये हो गया आपका डिसजॉइंट के बाद। अब आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो आप इवेंट डिफाइन कर रहे हो उसको छोड़ के सब। क्या बोला मैंने, जो आप इवेंट डिफाइन कर रहे हो उसको छोड़ के सब। जैसे मैं बोल दिया एक ऑड नंबर का इवेंट लो, जो कि अगर एक डायरेक्ट रोल करते हो उसमें ऑड नंबर क्या क्या आता है 1, 3, 5। और ऑल दो क्या होता है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका नॉर्मल जब होता है सैंपल स्पेस, और ये आप इवेंट डिफाइन कर दियो वो 1, 3, 5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट पूछू, यानी कि मैं ई प्राइम, जो ये ऊपर वाला जो आप प्राइम देख रहे हो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ई प्राइम। ठीक है, तो ई प्राइम क्या होता है, कभी कभी इसको ई बार से भी दिखा देते हैं। ये नोटेशन की बात है बस, या तो आप प्राइम दिखाओ या तो आप ऊपर बार दिखा दो, ये दोनों चीज सेम ही है। तो अगर मैं ई प्राइम की बात करूं तो वो हो जाएगा 2, 4, 6, यानी कि उसका इवन नंबर का इवेंट आपका क्या बन जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट की बात। अब देखते हैं क्लासिकल डेफिनेशन, यानी कि जो क्लासिकल यूज होता है उसका डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का, वो हम देखते हैं। तो वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम यानी कि FO, यानी कि जो आउटकम आपको चाहिए। ठीक है, अपॉन में टोटल आउटकम, यानी कि जो टोटल आउटकम आ सकता है। जैसे कि इवेंट डिफाइन किया है इवन नंबर का इवेंट, तो उसमें क्या आता है 2, 4, 6। और अगर ऐसी ही बात करें सैंपल स्पेस क्या होता है, तो उसमें 1 to 6 तक पूरे नंबर्स आते हैं। तो इसमें आपको देखने को कितने आउटकम्स मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 आउटकम्स मिल रहे हैं, और आपके पास टोटल कितने आउटकम्स है, तो टोटल 6 आउटकम्स है। यानी कि इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी डाइस में, वो हो जाएगी 1/2। यही क्लासिकल डेफिनेशन कहता है। ऑल्दो आप यहाँ पे उसका पूरा स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, जो कि क्या है, P इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यहाँ पे सेम एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, आप देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नॉर्मल, आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही आप बता सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपको आउटकम चाहिए वो ऊपर, अपॉन में जो टोटल जो नंबर्स होते हैं वो नीचे, वो आपको रिलेटिव बता देते हैं। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का अप्रोच है। अब देखते हैं थोड़ा प्रोबेबिलिटी के एक्सियम्स। तो एक्सियम्स क्या होते हैं, इसके मेनली 3 एक्सियम्स ही होते हैं। पहला एक्सियम्स क्या होता है कि अगर आप कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे और वो अगर 0 से 1 के बीच में नहीं है, तो वो आपका प्रोबेबिलिटी गलत है। ये आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोबेबिलिटी सही है कि नहीं। तो क्या होता है, कोई भी प्रोबेबिलिटी उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। और जब हमने यहाँ पर निकाला था तो वो निकल रहा था 1/2, यानी कि 0.5। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब देखते हैं दूसरा, अगर आप कोई भी सैंपल स्पेस को ही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जैसे मैं कह दूं अगर आप डाई रोल करते हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि डाई पर कोई नंबर आ जाए, तो ऑल दो 6 उसके आउटकम होते हैं, तो 6 में से 6 कोई तो आ ही जाएगा। अब ऐसा थोड़ी होगा कि डाई रोल किया अचानक आया, तो ऐसी कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी। ऑल दो 1 आए, 2 आए, 3 और 4 आए, 5 आए, 6 आए, कुछ भी आए, आएगी तो जरूर। तो क्या हो जाएगा, अगर आप सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो वैल्यू 1 आती है। और अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई अगर प्रोबेबिलिटी होती ही है, मतलब उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, यानी कि वो जरूर ना जरूर। अगर मैं कह दूं कि आप जैसे कि से समझ जाओ कि आप थोड़े बड़े हो गए, यानी कि आप नेक्स्ट ईयर में, अगर आप 21 साल के तो नेक्स्ट ईयर में 22 साल के हो गए, तो वो तो होना ही है। 21 साल के हो, 22 साल के हो गए, तब 21 साल से घट के 20 साल के थोड़ी हो जाओगे, तो वो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही रहेगी। वो प्रोबेबिलिटी आपकी कभी भी 1 से कम नहीं होगी, क्योंकि आपको 22 का होना ही है, 21 से आप नीचे नहीं आ सकते। ठीक है, तो अब थोड़ा देख लेते हैं ये डिसजॉइंट की प्रॉपर्टी। डिसजॉइंट की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, अगर आपके इवेंट्स डिसजॉइंट है, तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि उन दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर आपका एक इवेंट ए है और इसको यूनियन कर दे, यानी कि अगर एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, तो उसका जो यूनियन होगा वो नॉर्मली हो जाएगा PA + PB। ठीक है,
अगर इसकी जनरल केस की बात करें तो जनरल फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी अपॉन में पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो ये तो आपका 5 हो गया था, यानी कि 0, ठीक है। तो ये 0 होने की वजह से बस आपके पास ये चीज बची, तो यही चीज आपको यहाँ पर मिल जाती है प्रोबेबिलिटी के एक्सियोम्स में। तो ये हो गया आपका डिसजॉइंट और प्रोबेबिलिटी के एक्सियोम्स। अब थोड़ा देखते हैं जॉइंट एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। अगर मैं ऑल्दो आपका यहाँ पे बना नहीं है, मैं आपका यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। तो इधर मैं रख लेता हूँ जेंडर्स को। जेंडर्स में तो 2 ही है, मेल एंड फीमेल। यहाँ पे जो हमने कॉन्टिजेंसी टेबल यूज किया था मैं उसे ही यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे ओन, यहाँ पे नो ओन, तो एन ओ लिख देता हूँ, नो ओन, ठीक है। यहाँ पे 42, यहाँ पे 32, यहाँ पे 40, यहाँ पे 10। देखो इन दोनों में अंतर क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी में आपके ये जो 2 एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट, इन दोनों एट्रीब्यूट, इसके अंदर की वैल्यू से आपसे पूछ देगा कि वो है कि नहीं है। जैसे कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी में क्या पूछेगा, नंबर ऑफ फीमेल वो बताओ, मतलब फीमेल की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी जो भी फोन ऑन करते हैं, ठीक है। तो फोन ऑन करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 32 अपॉन में टोटल की वैल्यू। टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम करोगे तो ऑब्वियस 100 आएगा, आप सम करके देख सकते हो। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.32। लेकिन मार्जिनल में क्या होता है, आप इन दोनों मतलब एट्रीब्यूट को पूछ देगा कि फीमेल होने की एट्रीब्यूट मतलब फीमेल होने की पॉसिबिलिटी क्या है। फीमेल होने की पॉसिबिलिटी आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, 32 + 10 42 अपॉन में 100 इक्वल टू 0.42। ये आपका हो जाएगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। और अगर एट्रीब्यूट के अंदर की वैल्यू पूछ दी तो वो आ जाएगा आपका जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो हमारा पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, यानी जब एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका दूसरे इवेंट की होने के चांस कैसे फाइंड करते हैं, ये बताता है हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोला मैंने, पहले एक इवेंट हो चुका है और दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताता है। तो उसका फॉर्मूला एक बार देख लो, फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो ये है पी ए, ये होता है, इसे देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिखते हैं, इसको कोई डिवाइड मत समझना, ठीक है। पी ए एस बी, याद है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी वी। इसमें देखो आपका जो सैंपल स्पेस होता है ना, वो और कोई नहीं बल्कि बी होता है। इस पर याद रखना, बी होता है आपका सैंपल स्पेस। जैसे मैं कह दूं कि अगर आप टाई रोल करते हो और उसमें 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जबकि पहले ही उसमें इवन हो चुका है, ठीक है। मैंने क्या बोला, इवन हो चुका है, मतलब इवन नंबर का इवेंट बन चुका है और उसमें 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि इवन हमारा बन जाएगा सैंपल स्पेस। तो इवन की इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, वो होती है 3/6, यानी कि 2 4 6, उसमें 3 आउटकम और टोटल आउटकम 3/6, तो हो जाएगा 1/2। तो पी बी से हम पी बी लिख लेते हैं, तो पी बी 1/2। अब बी यानी कि पूरे इवेंट के इवेंट में, इवेंट का इवेंट क्या होता है 2 4 6, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इवेंट का इवेंट होता है 2 4 6। अब इस 2 4 6 में 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4 एक ही है, 1 अपॉन में टोटल नंबर्स कितनी है 3, तो वो हो जाएगा 1/3। यानी कि उस मुताबिक हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/3, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2/3। ये होता है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको इरेज कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि मैं अच्छे से लिख के आपको दिखा सकूँ। तो पहले आप डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी, ये लॉ काफी इंपॉर्टेंट है जब मल्टीपल इवेंट की बात होती है, यानी कि आपके पास बहुत सारे इवेंट है। मान लो कोई इवेंट ई है जो सिर्फ तब होता है जब कुछ दूसरे इवेंट लाइक F1 F2 F3 होते हैं। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम ये फ्लो यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे कि देखो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ गलती होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, अगर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर कोई कंपनी है, कोई कंपनी में 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग है, एक है संजय, एक है सीता, एक है राघव, ठीक है, संजय सीता राघव। संजय गलती करता है वो है 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी। सीता गलती करती है उसका है 3/2, सॉरी 3/2 ज्यादा हो जाएगा, 1/3 करने थे, 1/3
और राघव की करने की 1/4। और इसको क्या कहते हैं, संजय को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, सीता को चूज करने की भी प्रोबेबिलिटी है 1/3, और राघव को भी चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, क्योंकि 3 लोग थे, एक एक को चूज करना है तो 1/3 1/3 1/3 बनेगा, ठीक है। और ये इनकी गलती करने की प्रोबेबिलिटी है। और मैं आप पूछ रहा हूँ टोटल गलती करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आओ देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हम करेंगे क्या, संजय को चूज किया तो 1/3 इंटू संजय की करने की गलती 1/2 प्लस सीता को चूज किया, उसकी गलती करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। वेट इसको रेस कर दू, हाँ ठीक है, सीता ने गलती करनी। अब राघव ने गलती की 1/3 और इसका था 1/4 राघव की गलती की प्रोबेबिलिटी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/2 12। ऑल तो आप इसको सॉल्व करके जो आंसर निकालना, क्योंकि ये जो प्रोसेस बताइए एकदम एक्यूरेट एंड सही है, आप जो आंसर निकालोगे वही आंसर होगा और उसको अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जहां पर हम टोटल उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अगर आपके अलग अलग इवेंट होते हैं, और उसको ऐड करके हम निकालते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम क्या होता है, ये थ्योरम रिवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में हेल्प करती है। मतलब जब तुम्हें पता हो कि कोई इवेंट हो चुका है और तुमको उसका कॉज निकालना है कि वो किस रास्ते से हुआ है, तब आप बेस थ्योरम यूज करते हैं। तो ऑल्दो मैं इसे इरेज कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि प्रोसेस वो कैसे होता है, क्योंकि डेफिनेशन से तो किसी को घंटा समझ में नहीं आता है, क्योंकि मुझे नहीं आया था, वैसे तुमने आ भी सकता है भाई, तुम शक्तिमान जो हो। हाँ, तो इरेज हो चुका। तो आओ देखते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलता क्या हूँ, मेरे पास 2 बैग्स, ठीक है, मैं 2 बैग ले लेता हूँ यहाँ पर। और तो मैं एग्जाम्पल अपने से बता रहा हूँ, तो अगर एग्जाम्पल में कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो देख लेना, तो ठीक है। बैग 2 लेता हूँ, और अगर मैं पहले बैग में कह दूँ कि मेरे पास एक रेड है और ब्लू फेवरेट कलर, ब्लू ले लेते हैं ना, इसको 2 लेते हैं, क्योंकि अगर एक लेंगे तो फिर उधर भी सेम हो जाएगा। तो इधर 2 ले लेते हैं, 2 रेड, और इधर 2 ब्लू ही लेते हैं, ठीक है। तब देखो, अगर इधर एक रेड और 2 ब्लू लिया है, अगर मैं पूछूं कि रेड अगर मेरे जो बॉल है वो रेड आ चुका है, यानी कि मैं पहला ही एक रिजल्ट आ चुका है रेड बॉल, ठीक है। अब रेड बॉल आ चुका है, तो मैं पूछूं कि वो बैग 1 से आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देख रहे हो आप आगे से पीछे की तरफ जा रहे हो, रिवर्स जा रहे हो, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी, इसीलिए हम यहाँ पे बेस थ्योरम का यूज करेंगे। इसकी पहचान ये है कि हम उल्टा जाते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप पहले ये निकाल लो कि पहले आप ये निकाल लो कि रेड को चूज करने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई। तो रेड को चूज करने के लिए आप पहले बैग 1 को लो, तो 2 बैग हैं, तो बैग 1 को चूज करने के लिए आप 1/2, ठीक है, ये आप बैग 1 को चूज कर ली। अब हम बॉल को चूज करेंगे, तो रेड बॉल कितना है 1, अपॉन में टोटल बॉल कितना है 3, ठीक है, प्लस अब दूसरे बैग को चूज करेंगे तो उसके लिए 1/2। अब दूसरे बैग में हमारे पास 2 रेड बॉल थे, आप ध्यान से देखो 2 रेड बॉल है, अपॉन में टोटल बॉल 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा पीबी की वैल्यू, जो कि फॉर्मूले के मुताबिक हमने इसे रेड बॉल के लिए पीबी का इवेंट दे दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा 1/6 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 1/2 तो 1/4। अब जो भी आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे लिख लेना, ये आपका पीबी का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि आप फॉर्मूले में देख सकते हो ये होता है बेस थ्योरम का फॉर्मूला, पी ए बी इक्वल्स टू पी बी ए इंटू पी ए अपॉन में पी ऑफ बी। तो पी बी की वैल्यू हमने निकाल दी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ये। अब हमें निकालना है कि वो जो बॉल है वो बैग 1 से आए, तो बैग 1 से आने की प्रोबेबिलिटी होती है ये जो ऊपर वाली आप चीज देख लो, ये है बैग 1 से आने की प्रोबेबिलिटी। तो बैग 1 में क्या क्या था, तो बैग 1 को चूज किया हमने सबसे पहले, तो ये हो गया हमारा चूज, ठीक है, बैग 1 को हमने चूज किया। अब बैग 1 से हमें बॉल निकालना था, तो वो बॉल भी हमने निकाल दिया, जो कि है 1/3। अपॉन में जब टोटल प्रोबेबिलिटी करेंगे 1/6 प्लस 1/4 10/24 समथिंग आएगा। आप देख लेना, कैलकुलेशन में कर नहीं रहा हो, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा बैग 1 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो ये था हमारा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में हम मेनली रिवर्स जाते हैं, तो मैंने रिवर्स जाके आपको दिखा दे कि कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में तो ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ऐसे बस न्यूमेरिकल में वैल्यूज चेंज हो जाएंगे और कुछ। तो आप इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा वापस। ऑल्दो मैंने सैंपल स्पेस पिछले वाले एपिसोड में कवर कर रखा है, तो मैं आपको वापस नहीं समझा रहा। अब बात करते इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए मेरे पास एक मजेदार चीज है। अगर आप अपने दोस्त पर भरोसा करते हो, आप उस पर डिपेंडेंट रहते हो, ठीक है, यानी कि वो जो कहेगा
तो आपको उसके साथ वो भी करनी है। जैसे कि मैं कह देता हूँ कि अगर मैंने डाई रोल की, ठीक है, 2 डाई रोल किया, और पहले डाई पर मेरा मैंने डाई रोल किया और मुझे 8 नंबर्स चाहिए, मतलब सम ऑफ बोथ डाई का मुझे 8 चाहिए, मतलब नंबर 8 आ जाए दोनों को सम करने पर। तो अगर पहला 3 है तो दूसरा क्या होगा आप बता दो। ऑब्वियस 5 होगा, ठीक है। अगर मैं पहला 3 कह दिया तो ये 5 होना ही चाहिए, 5 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। 4, 3, 8 ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो 8 ये यहाँ पे वैलिड ही नहीं होगा, 8 टोटल आएगा ही नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे 5 ही चाहिए। और अगर मैं डिफाइन नहीं कर रहा कि 8 चाहिए, 2 चाहिए, अगर 2 डाई को मैं ऐसे ही फेंक देता यूं, तो वो आपका इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन यह चीज इस पे डिपेंड कर रही है। सिमिलरली जैसे आपका दोस्त कहे तो आप उस पर डिपेंड करते हो, लेकिन वो आपका दोस्त नहीं है तो आप उस पर इंडिपेंडेंट रहते हो। सेम वैसी चीज यहाँ पे भी है, आपको अगर ऊपर से दबाव दिया जाए तो आप डिपेंड करोगे, और अगर ऊपर से कुछ आपको नहीं बोला गया है तो आप इंडिपेंडेंट हो। तो ये चीज होती है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की। और अगर आपका इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उसका क्या होता है इंटरसेक्शन, उसकी इंटरसेक्शन की वैल्यू आप नॉर्मली निकाल सकते हो, जो कि होता है पी ए इंटू पी ऑफ बी। ये होता है इंटरसेक्शन का फॉर्मूला। और अगर हम जनरल की बात करें, जब हमने जनरल फॉर्मूला देख रखा था, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर जब आप ए इंटरसेक्शन बी देख रहे हो, अगर आपका इवेंट उल्टा है, मतलब सॉरी इंडिपेंडेंट है, तो आप यहाँ पर इसको जस्ट पुट कर सकते हो, यानी कि वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी। और तो ये एग्जाम में बहुत काम आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अगर इंडिपेंडेंट है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो जनरलाइज, इसीलिए इसको मैंने जनरलाइज कर दिया आपको कि आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सबसे पहले बात करते हैं रैंडम वेरिएबल की। रैंडम वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम को नंबर में मैप करती है। एग्जाम्पल में डिस्क्रीट को लेते हैं, उसे ऐसे डाइस रोल करने का एग्जाम्पल लो। डाइस के आउटकम फिक्स्ड होते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है क्योंकि ये सिर्फ काउंटेबल वैल्यूज़ रखते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं डाइस रोल करता हूँ तो डाइस रोल करूँगा उसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आउटकम आपके आने नहीं आना है, इसके अलावा और कुछ आएगा नहीं। तो इसमें आप देख सकते हो ये जो भी आउटकम लेगा वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो एक काउंटेबल वैल्यू है। वो आपको पॉइंट में ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपको वैल्यू आ जाएगी 2.33, कभी डाइस पर ऐसा लिखा हुआ देखते हो नहीं। तो ये वैल्यू आपकी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होती है। अगर हम किसी इंसान की हाइट मेजर करें तो हाइट एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा, क्योंकि हाइट किसी भी डेसिमल वैल्यू में आ सकती है। जैसे कि कोई आदमी जिसका हाइट है 5.9 फीट, 6.1 फीट, तो ये सब जो आपके डेसिमल वैल्यूज़ हैं ये देखते हो कि कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस नॉर्मल नेम से ही समझो, यानी कि बढ़ता हुआ जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। अगर हम 4 लेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, वो इस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। तो ये बात हुई कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। हाँ, ये बात याद रखना कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है वो काउंटेबल होती है, और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक इन्फिनिटी मेनी वैल्यू ले सकती है। क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है ट्रू फॉल्स करके कि आपका जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है वो फाइनाइट वैल्यू रखता है कि इनफाइनाइट वैल्यू रखता है, ट्रू या फॉल्स ऐसे करके पूछ चुका है। तो आप इसको एक बार ध्यान में जरूर रखें। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। तो प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यानी कि पीएमएफ। बहुत जगह इसको पीएमएफ भी सिर्फ लिख देते हैं। तो इसकी पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। पीएमएफ बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एस जिसकी वैल्यू x1, जैसे कि अगर मैं और रख लेता हूँ कि कोई एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है x1, x2, x3 सो ऑन xn तक, ठीक है। तो पीएमएफ हमें हर वैल्यू की एक पीएफआई, इसकी मान लो कि अगर मैं पूछूं कि इस पीएफआई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम इसको जनरली ऐसे डिनोट करते हैं पी एक्स इक्वल्स टू एक्स आई, और यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी जैसे कि 1/3, 1/6, ऐसे मतलब कोई भी एक प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये होता है इसको डिनोट करने के लिए। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक फेयर डाइस रोल कर रहे हैं, तो पीएमएफ ये बताएगा कि एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अगर एक आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम कितने होते हैं, टोटल आउटकम होते हैं 6,
और 1 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगी। तो ये अगर मैं आपको डिनोट करूँ ऐसे Px इक्वल्स टू 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/6। यही होता है PMF वैल्यू, ठीक है। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको हम प्लॉट कर सकते हैं एक्स एक्सिस पर, हम डाइस के आउटकम प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पर उनकी प्रोबेबिलिटीज़ प्लॉट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, तो इस ग्राफ पर वैल्यू हो जाएंगी जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे कि 1/4 1/2 3/4, और ये आपको मैक्स तक 1 तक ही जाएगी। 1 से आगे की प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल में बता सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो इस तरह आप प्रोबेबिलिटी दिखा भी सकते हैं, जैसे कि 1 का 1/6 था, तो अगर 1/6 कहीं आएगा तो आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो 1/6 उसका एक ग्राफ बना देंगे। सिमिलरली 1/6 सबका ही होगा, क्योंकि भाई इसमें आपका जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। तो देखो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को बताता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक्स की, तो एक्स की छोटी वैल्यू, जैसे कि अगर मैं अभी तक बात कर रहा था कि ये है 1/6, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। हालांकि आपको ग्राफ से ज़्यादा समझ में आएगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। देख ये ग्राफ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1/6 3/6 1/3 4/6 5/6 एंड 1 तक। तो देखो पहले 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी इसकी 1/6। अब भी 2 आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/6 है, लेकिन इस 1/6 के बाद उसकी 1/6 जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 2 आने की प्रोबेबिलिटी। ये होती है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। मैंने क्या बोला, पहले आने की प्रोबेबिलिटी तो आपकी 1/6 थी, लेकिन इसके बाद जो 2 आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/6 है। तो इसमें जो 1/6 थी उसको और जोड़ देंगे। वैसे ही 3 आने की प्रोबेबिलिटी पे 1/6 थी, लेकिन इस वैल्यू के बाद से आप वापस 1/6 की वैल्यू को जोड़ दोगे तो हो जाएगी 3 आने की प्रोबेबिलिटी। वैसे ही 3 यहाँ पे आ गया आपका 1/6 वैल्यू। 4 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, तो इसके बाद आपका वापस 1/6 वैल्यू जुड़ जाएगा और ये टोटल वैल्यू हो जाएगी वो 4 की वैल्यू हो जाएगी। वैसे ही 5 में सेम 1/6 जोड़ दोगे। इसी तरह आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी जो मतलब फंक्शन जो होती है वो बढ़ती जाती है, और ये जाके कहाँ पे रुकती है, ये जाके रुकती है 1 पर, क्योंकि ओवरऑल जो आपका प्रोबेबिलिटी का जो समेशन होता है वो 1 होता है। तो ये हो गई क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी फंक्शन की बात। अब देखते हैं एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, सिंपल टर्म में ये लॉन्ग रन एवरेज होता है, जो हमें बताता है कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट बहुत बार रिपीट करें तो उसका एवरेज आउटकम क्या होगा। जैसे कि इसका फार्मूला देख लो। फार्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ आउटकम वैल्यू मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम। एग्जाम्पल में क्या है, अगर एक डाइस को रोल करते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या क्या होती है। तो इसके लिए टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते, ठीक है। यहाँ पे 1 आने का 1/6 था, ठीक है। 2 आने का भी 1/6 था, 3 आने का भी 1/6 था, 4 आने का भी 1/6 था, 5 आने का भी 1/6 था, इसी तरह 6 आने का भी 1/6 था। अब देखो क्या होता है, मैंने यहाँ पे क्या बोला, आउटकम वैल्यू जो कि आउटकम आने वाला था वैल्यू वो है 1 यहाँ पर, ठीक है। आउटकम वैल्यू 1, यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं x से, इसको डिनोट करते हैं px से, ठीक है। तो आउटकम वैल्यू क्या थी हमारी 1 मल्टीप्लाई बाई 1/6 प्लस, क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है, आउटकम वैल्यू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 1/6 प्लस आउटकम वैल्यू है अब 3 इंटू 1/6। वैसे ही आप सबको ऐड करते जाओगे 6 तक इंटू 1/6। अब इसको आप सम करोगे तो ये आपकी जो वैल्यू होगी वो लगभग 3.5 आएगी। ये होता है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि अगर आपकी जो भी आपका आउटकम है बार बार आप इसको परफॉर्म करोगे तो उसका जो एवरेज आउटकम होगा वही आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है। इसको एक और फार्मूले से डिनोट करते हैं हम, सेम फार्मूला होता है, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका दूसरा होता है, वो होता है x/p(x), यानी कि प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन आपका आने वाला था, जो आपका आउटकम था, उसका जो प्रोबेबिलिटी था वो होता है px, और जो आउटकम है वो होता है आपका x। इस तरीके से भी उसको डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं वेरिएंस की। तो वेरिएंस एक रैंडम वेरिएबल की स्प्रेड को मेज़र करता है। ये बताता है कि एक्चुअल आउटकम
एक्चुअल आउटकम एक्सपेक्टेड वैल्यू से कितना दूर होता है। जैसे कि इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, वेरिएंस x इक्वल्स टू ई, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ, उसको ऐसे लिखवा ये एक फार्मूला ये भी होता है, ऑल इसे चेक कर लेना, ये गलत है। ये होता है फार्मूला, क्या होता हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर माइनस जो आउटकम है उसका स्क्वायर, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या होगा, पहले वाले क्वेश्चन में जो आपके आउटकम्स थे उसका स्क्वायर निकाल लोगे, तो आउटकम्स के स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1/6 प्लस 2 स्क्वायर प्लस इंटू 1/6 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/6 सो ऑन 6 स्क्वायर तक जाओगे 1/6। अब इस पूरी वैल्यू में क्या करोगे, ये जो पूरी वैल्यू थी इसमें आप माइनस कर दोगे, क्या, जो ये 3.5 निकला था। ठीक है, ये होता है आपका वेरिएंस, क्योंकि क्या था फॉर्मूला था जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उसका स्क्वायर माइनस इसका एक्स स्क्वायर, जो वैल्यू आपका था आउटकम निकलेगा उसका स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी कर दोगे तो आपका वेरिएंस बताता है। और वो इसका एग्जांपल मैंने लाया नहीं, वरना इसको मैं यही पे करा देता। तो ये हो गया वेरिएंस की बात। अब बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। जब हमारी सिचुएशन कुछ इस तरीके की होती है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेस या फेलियर पर बेस्ड हो, तब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। उसके कुछ कंडीशन होते हैं। क्या क्या कंडीशन होता है, पहले की फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल, यानी कि ट्रायल की संख्या फिक्स होगी, ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि डिफाइन होगी, वो आपकी जो ट्रायल्स होगी वो डिफाइन होगी। हर ट्रायल इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि अगर पहला जो आपका ट्रायल है वो दूसरे पर बेस नहीं करेगा, यानी कि आपने पहला वाला ट्राई कर लिया तो वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज होंगी। 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। 2 पॉसिबल कौन से होंगे, या तो वो सक्सेस करेगा या तो फेल करेगा, इसके अलावा दूसरी चीज़ नहीं होगी। फिर चौथी पॉइंट क्या होती है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में सेम होती है, यानी कि अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 है तो सारे ट्रायल्स में 1/2 होगी। अब देखते हैं इसके फॉर्मूले कि कैसे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो ऑल दोस्त का रिप्रेजेंटेशन ये है, मैं उसको खुद से लिख कर दिखा देता हूँ कि क्या होता है। देखो, ये जो आपका एन के लिखा है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, NCK, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है। फिर P, ये आपका प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की पावर K, जो कि K यहाँ पर है वही सेम K यहाँ पे होगा, और वापस 1 - P की पावर N-K। ये जो P अगर आप इसको सक्सेस लेते हो तो ये फेलियर बन जाता है, क्योंकि आपका 2 ही आउटकम हो सकता है, या तो सक्सेस या तो फेलियर। तो अब इस पर देखते हैं कि एक क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि अगर कोई काम, अगर मैं डाइस रोल कर रहा हूँ और इसमें 4 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/6, तो 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। 1/6 करोगे तो 5/6, तो ये आपका हो जाएगा सक्सेस और ये हो जाएगा आपका फेलियर। और मैं कहूँ कि इसी काम को आप 3 बार कर रहे हो और 3 बार कर रहे हो और सक्सेस आने की सक्सेस जो है आपसे 2 बार है। क्या बोला मैंने, आप 5 बार डाई रोल कर रहे हो, नो वेट, आप 5 बार डाई रोल कर रहे हो, ठीक है। और मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को चाहिए कम से कम 3 बार 4 आ जाए, 3 बार 4 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा सबसे पहले एन के, यानी कि एन सी के क्या हो जाएगा 5C3, यहाँ पे 3 था ना, वो यहाँ पर हो जाएगा 3। फिर P है आपका जो कि है 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 1/6 की पावर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि K की वैल्यू यहाँ पर मिल गया। फिर फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी और उसके पावर क्या आ जाएगा 5 - 3 जो कि होगा 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो कैलकुलेशन पे आएगा आंसर वही हमारा आंसर हो जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थोड़े एग्जांपल। अब देखते हैं बाइनोमियल के एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है। तो देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू उसके NP होती है, यानी कि जो भी नंबर, जितने नंबर से ट्राई करोगे उसको हम N कहते हैं। तो जितने भी आपने ट्राई किए हैं इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी, वो हो जाएगा आपका क्या, नंबर ऑफ वो हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्योंकि मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिग्मा ऑफ आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आउटकम, यानी कि P। तो सेम वही काम हुआ, यहाँ पर N बार वो ट्रायल हुआ है, इस वजह से वो आपका क्या बन गया है, NP बन गया है, क्योंकि बार बार एक ही आउटकम आएगा
तो एक ही आउटकम आएगा, इस वजह से आपका बार बार पी ही आएगा। और वो n बार टोटल ट्रायल आपके n बार हुआ है तो वो n इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वजह से एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी n पी आती है। और वेरिएंस की बात करते हैं तो वेरिएंस के फॉर्मूले पर जब हम इसे रखते हैं तो हमारा वेरिएंस के फॉर्मूले पे जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू रखते हैं तो हमारा निकल के आता है जो कि होता है एन पी ब्रैकेट में 1 माइनस पी। ये होता है आपकी वेरिएंस की वैल्यू जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो। ऑल तो वेरिएंस की वैल्यू चेंज होती है जब जब दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है और वेरिएंस वैल्यू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है। अब देखते हैं हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ऑल तो बहुत कम पूछा जाता है लेकिन ये हमारे सिलेबस में है, तो एक बार इस पर भी नज़र मार देते हैं। तो गाइस हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक ग्रुप है, वेट, हाँ, आपके पास एक बॉल का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें 2 कलर हैं और ये कलर ए और बी वाला थोड़ा स्पेसिफिक है, ठीक है। आपके पास एक ग्रुप है, इसको कैपिटल एन से हम डिनोट कर देते हैं। अब देखो उसमें से मुझे छाट कर इसको थोड़ा मैं दूसरे ग्रुप में रख दिया, ठीक है, और उसको मैंने नेम दे दिया के। इसमें से मैंने कुछ बॉल्स को छाट कर दूसरे ग्रुप में रख दिया, उसको मैंने नेम दे दिया के। तो अब देखो इसमें से जो कुछ बॉल्स गए हैं वो मान लो कि n बॉल्स गए हैं, ठीक है, n बॉल्स गए हैं, और उसमें से बी वाले स्पेसिफिक जो बॉल्स थे वो गए हैं s, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैंने पूरे n बॉल्स n ग्रुप में से छाट कर के ग्रुप बनाया है और उसमें मैंने n नंबर्स ऑफ बॉल रखे हैं और उस n नंबर्स ऑफ बॉल में x नंबर ऑफ स्पेसिफिक बॉल्स हैं जो कि है b। सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपके पास एक बॉक्स है जिसमें 10 रेड बॉल्स हैं, ओके, 10 रेड बॉल्स हैं और 20 ब्लू बॉल्स हैं। क्या क्या बोला मैं उससे लिख देता हूँ, 10 रेड बॉल्स हैं, 20 ब्लू बॉल्स हैं। आपको 5 रैंडम बॉल्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो n की वैल्यू हो गई है वो हमारी हो गई है 5 और टोटल जो n बोल रहा था मैं कैपिटल N वो हो गया 30 और हमको चूज़ करने थे 5 रैंडम बॉल्स, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को स्पेसिफिक चाहिए रेड बॉल्स, ठीक है, मेरे को स्पेसिफिक रेड बॉल्स ही चाहिए। तो वो स्पेसिफिक रेड बॉल्स क्या हो गया हमारी x की वैल्यू। तो वही ये सारी वैल्यूज़ जब हम अपने फार्मूले पे रखेंगे और वो फार्मूला ये है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑल्दो मुझे लग रहा है कि आपसे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो क्या है के सी एक्स इंटू n माइनस के, यानी कि उसमें से आप उस ग्रुप को हटा दोगे, ठीक है, n माइनस के सी ऑफ n माइनस एक्स अपॉन में n सी n। अब देखो मैं बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले में क्या है। मैंने चूज़ किया छोटे, मैंने एक ग्रुप में सारे बॉल्स रख दिया जिसमें छाटा पीटा करके जो भी मैंने बॉल निकाले थे उसको मैंने एक छोटे ग्रुप में रख दिया जिसको मैं बोल रहा था यहाँ पर के, ठीक है। अब उस के में मेरे जो स्पेसिफिक बॉल थे उसको रखने के टोटल वेज मैंने यहाँ पर लिख दी। अब देखो अब मैं टोटल जो अपने ग्रुप थे बड़े वाले ग्रुप में से उसमें से कौन कौन से बॉल छाटने हैं उसके तरीके मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अपॉन में वो टोटल तरीके जिसमें से मैं बॉल्स निकालूंगा वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है एन सी अपॉन में स्मॉल एन। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। और इससे आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, जो 200-300 क्वेश्चन बनते हैं उसमें से 1-2 क्वेश्चन ही आपको इस पर देखने को मिलते हैं, आई थिंक वो भी नहीं मिलते होंगे। तो बस आप फार्मूला देख लेना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे कैसे वैल्यू को पुट करने हैं। और इसके वेरिएंस के भी फार्मूले होते हैं, तो वेरिएंस के फार्मूले देख लेना, एन ब्रैकेट में के बाई एन, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस के बाई एन और एन माइनस एन अपॉन में एन माइनस 1। तो ये हो गया आपका हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात, ठीक है। एक बार इस पर नज़र डाल देना। अब बात करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। ये डिस्ट्रीब्यूशन जनरली यूज़ होता है जब आपको किसी इंटरवल में इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक लाइब्रेरी है, उसमें एवरेज 3 बुक्स रिटर्न पर आवर होती है, यानी कि 1 घंटे में 3 बुक रिटर्न होती है। आप ये पता करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर आवर में एग्जैक्टली 5 बुक रिटर्न कब होंगी, ठीक है। तब आप यूज़ करते हैं पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का। पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं, ऑल्दो मैं इसे इरेज कर देता हूँ फॉर क्लियर रीज़न, इनको मैं लिख भी देता हूँ। देखो लैम्डा ऑफ एक्स टी माइनस लैम्डा अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने का।
यहाँ पर लैम्डा क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ ऑकरेंस, यानी कि आपका जो एवरेज रेट मतलब जो भी काम हो रहा है उसका एवरेज रेट। यहाँ पर 3 बुक पर आवर जो मैंने आपको बोला था ना कि 3 बुक पर आवर एक्सचेंज मतलब रिटर्न होती है, तो यहाँ पर रिटर्न होने वाली जो एवरेज है वो आपका लैम्डा हो जाएगा। एक्स एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जो मैंने आपको बोला ना कि एग्जैक्टली मेरे को बताओ कि 5 बुक्स कब रिटर्न होंगी, तो यहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू 5 होने वाली है। और ई की वैल्यू तो आप जानते ही हो 2.71 होता है, ऑल तो कहीं लिख लो लिखना चाहते हो तो इस तरह आप फॉर्मूले पे निकाल सकते हो। अब बात करते हैं इसके वेरिएंस की, तो वेरिएंस का फॉर्मूला इसका लैम्डा होता है, ओनली लैम्डा, और इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू भी लैम्डा होता है, दोनों यहाँ पर लैम्डा होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लो ई इक्वल्स टू वेरिएंस इक्वल्स टू लैम्डा, ये होता है आपका पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस। ठीक है, यहाँ पर देख लो मैंने उसको कैलकुलेट किया हुआ है कि मैं पूछा था कि 5 बुक कब रिटर्न होंगी एग्जैक्टली, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने 5 रखी थी, तो क्या हो गया लैम्डा हमारा 3 गिवन था और 5 e की पावर -3 अपॉन में 5 फैक्टोरियल। इसे आप सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की। अभी तक आप देख रहे थे वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब किसी इंटरवल में हर वैल्यू का इक्वल चांस होता है। जैसे अगर तुम्हें रैंडमली कोई नंबर पिक करना है बिटवीन 1 to 10, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसका PDF वैल्यू आप देख सकते हो 1/b-a, और इसका CDF वैल्यू भी होता है जिसे हम दिखाते हैं x - a अपॉन में b - a, ये इसकी CDF वैल्यू होती है। तो गाइज अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की। तो सोचो तुम्हारे पास एक रैंडम नंबर जनरेटर है जो नंबर पिक करता है फ्रॉम 1 to 100। हर नंबर का आने का चांस बिल्कुल इक्वल है। अगर तुम्हें फाइंड करना है कि कोई नंबर 30 से 60 के बीच में आने का प्रोबेबिलिटी है, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। इसमें हम एज्यूम करते हैं कि a आपका वैल्यू है 1 एंड b है आपका 100। तो इसका PDF निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है जो कि 1/b - है। तो इसका PDF हम निकालते हैं जिसको हम fx से भी कहते हैं। तो 1/b - a 100 - 1, सो हो जाएगा ये 1/99। तो अब मैं आपसे कह रहा था कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है 30 और 60 के बीच में, तो उसको ऐसे लिखते हैं 30 > टू सो ये है आपका 30 और 60 के बीच के निकालने का प्रोबेबिलिटी। तो देखो गाइस, इसमें आप क्या करोगे, अब करोगे आप fx, यानी कि जो आपने निकाली है PDF की वैल्यू इनटू उन दोनों के जो डिफरेंस है वो आप लिखोगे। तो क्या करोगे, PDF इनटू उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि है 60 - 30। तो ये हो जाएगा आपका इन दोनों के बीच का प्रोबेबिलिटी। तो PDF क्या आया था हमारा, आया था 199 इंटू 30, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.303। तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी किसके किसके बीच, 60 और 30। और आपको कंडीशन क्या दिया था कि 1 से 100 तक रेंज है, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी 30 से 60 के बीच की। तो ये आपका यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ज़रूर कंसीडर कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो गाइस, इसका कंक्लूजन निकलता क्या है, इसका जो आंसर निकला है वो और कुछ नहीं, इसका आंसर ये बताता है कि अगर आप 30 और 60 के बीच में से कोई भी अगर एक नंबर उठाते हो, मतलब कोई भी एक नंबर पिक करते हो, तो उस नंबर को पिक करने की प्रोबेबिलिटी आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। तो ये है आपका कंक्लूजन। एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि एग्जाम्पल ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। सो अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, लेकिन उस पर जाने से पहले हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस की। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इसका होता है a + b/2। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको पूछी जाए, तो जैसे कि मैं पूछ रहा था 30 और 60 के बीच का, तो अगर मैं उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछूं तो और कुछ नहीं होगा, 90/2 यानी 45 होगा। सिमिलरली वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है b - a का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो आप उसका वेरिएंस भी निकालोगे। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होता है, डायरेक्ट वैल्यू रखो और तुरंत निकल जाएगा। तो गाइज अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखो, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज़ होता है जब हम वेटिंग टाइम्स को मेज़र करते हैं। एग्जांपल ले लो, तुम्हें पता करना है कि अगला बस कितनी देर में आएगी, तो वेटिंग टाइम को एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल किया जा सकता है।
तो मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूँगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। सोचो तुम एक हॉस्पिटल के लैब में हो जहाँ पेशेंट रैंडम इंटरवल पर आते हैं। तुम्हें एवरेज पता है कि एक पेशेंट हर 20 मिनट में आता है। तो तुम्हें फाइंड करना है कि अगला पेशेंट कितनी देर में आएगा या 30 मिनट से ज़्यादा वेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे इरेज कर लेता हूँ क्वेश्चन करने के लिए। तो देखो, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है जिसमें लेमडा, जो आप फॉर्मूला देख रहे हो लेमडा, ठीक है, हाँ, लेमडा को हम डिफाइन करते हैं एज अ रेट पैरामीटर। अगर एक पेशेंट 20 मिनट में आता है यानी कि आपका लेमडा क्या हो गया, लेमडा हो गया 1/20। और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी कि वेटिंग टाइम 30 मिनट से ज़्यादा होगा, यानी कि पी एक्स ग्रेटर देन 30 की वैल्यू। इसको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें क्या बताना है कि एक्स, जो भी आपका एक्स है वो 30 से बड़ा होगा, तब आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है आपका फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो क्या होता है, आपका होता है ई माइनस लेमडा एक्स। ओके, तो यहाँ पर आपको लेमडा गिवन है, एक्स क्या होगा, एक्स आपका यहाँ पर होगा 30, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप उसको इस टर्म में लिखते हो तो ये आपका एक्स हो गया। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो इक्वलिटी का साइन है वो चेंज है, तो यहाँ पर है 30, तो आपका एक्स की वैल्यू और कुछ नहीं 30 हो जाएगा। तो इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ई की पावर -1/20 इंटू 30। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ई की पावर 1.5। अब आप इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसकी आंसर होगी। यानी कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका मतलब है कि 30 मिनट से ज़्यादा वेट करने का प्रोबेबिलिटी अराउंड 22.3% हो जाएगा। इसको मैंने सॉल्व किया, मेरे कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू आ रही है 0.223, ठीक है, यानी कि 22.3% हो जाएगी। तो ये था आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल। ओके, तो गाइज अब हमारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पूरा एंड हो चुका है। ऑल दो कुछ और डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जिसे हम कहते हैं, जैसे ट्रायंगल्स का होता है ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या होता है, आपको एक ट्रायंगल का इमेज दिया होगा, ठीक है, जैसे कि ऐसे ट्रायंगल दिया होगा और उसमें आपको ब्लॉक्स डिवाइड होंगे, सब सेक्शन आपको ऐसे ऐसे ब्लॉक्स के डिवाइड होंगे। तो उसमें अगर आपको किसी भी बीच की वैल्यू आपको बतानी होगी, जैसे कि 1 2 3, जैसे कि मुझे बतानी है इसके बीच की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच की वैल्यू, तो आप उसका क्या करोगे, आप इसका एरिया निकालोगे, अपॉन में जो टोटल एरिया होगा उसको आप बस डिवाइड कर दोगे। जैसे कि आपको जो डिमांड होगा, डिमांडेड एरिया अपॉन में टोटल एरिया निकाल कर उसकी प्रोबेबिलिटी आप बता दोगे। तो ट्रायंगुलर बहुत कम पूछे जाते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए मैंने इसको कंक्लूड नहीं किया। वैसे ट्रायंगुलर अगर पूछेगा तो ये फार्मूला क्या होता है, आप इसको अप्लाई करोगे तो आंसर निकल जाएगा। जो हमारे मेन दो डिस्ट्रीब्यूशन थे, एक्सपोनेंशियल और यूनिफॉर्म, उसको मैंने कवर कर दिया। यहाँ पर आपका पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म होता है।